1984 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया, 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया। पूरे देश के लिए नागरिकता के लिए जो कट ऑफ डेट 1947 है, 1947 के बाद जो आया उसको अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कांग्रेस ने, राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। यह धारा 6 से कश्मीर की धारा 35 से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं क्यों? क्योंकि धारा 6 ये कहती है कि असम में जो घुसपैठियों की कट ऑफ डेट है वो है 1971। अब उसका परिणाम ये हो रहा है, घुसपैठिए 85 में आए, वो भी कह रहे हम 71 के पहले आए थे। जो 90 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए। जो 2000 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए। बॉर्डर पे कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है, कोई पर्ची तो कटी नहीं, कौन सा घुसपैठिया कब आया। अब सारे घुसपैठिए ये कहते हैं जब उनको पुलिस पकड़ती है, हम तो 71 के पहले आ गए थे। ये महापाप किया राजीव गांधी ने। और वो तो छोड़ दीजिए, आपके बनारस में कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा, अब आज की डेट में अगर कहेगा कि मैं तो असम में 71 के पहले आ गया था, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि कानून की धारा 6 से कहती है कि असम में घुसपैठियों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 71 है, और पूरे देश में सबके लिए बाकी जो कट ऑफ डेट है नागरिकता की वो 1947 है। उससे पेट नहीं भरा। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांटने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। आज कानून के अनुसार मैं मेजॉरिटी हूं और हमारे बड़े भाई जैन साहब माइनॉरिटी हैं। मठ मंदिरों के लिए पूरे देश में लड़ाई करने वाले, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, पूरे देश में लड़ाई करने वाले जैन साहब कांग्रेस के 1992 के कानून के अनुसार अल्पसंख्यक हैं और मैं बहुसंख्यक हूं। दो भाइयों को बांटा कि नहीं बांटा? जोर से बोलिए जरा। बांट दिया। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि स्वामी जी पीछे खड़े हुए हैं, हमको 10 मिनट मिला हुआ है, बाकी आप लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। उससे पेट नहीं भरा। राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता था। आप लोगों को गूगल करना, पर्सनल लॉ बोर्ड की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो गुप्त खबर छपी हुई है। मुलाकात होती है, सेशन बुलाया जाता है, मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर कर दिया जाता है। अरे भैया, आके गुरुकुल में ऑडिट कर लो, हम गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं, गुरुकुल में पढ़ाने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में पढ़ने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में सिलेबस क्या है, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल की फंडिंग कहां से होती है, आके ऑडिट कर लो। लेकिन चूंकि उनको मदरसों को बचाना था, इसलिए उन्होंने राइट टू मदरसों को बाहर निकाला। आज की डेट में मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है सरकार को नहीं पता। मदरसे का सिलेबस क्या है आप सब किसी को नहीं पता। मदरसे में पढ़ाने वाला कौन, किसी को नहीं पता। मदरसे में पढ़ने वाला कौन, किसी को नहीं पता। और मैं एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, इसका मूल कारण मदरसा है। इसका मूल कारण मदरसा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट उठा के देखिए। ये जो इतने सारे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, आतंकवादी संगठनों में समानता ये है, ये सारे मदरसे से निकले हुए हैं। मैं आतंकवादी संगठनों का नाम बता रहा हूं जिसको यूएन ने बैन किया है। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन इस्लामिक आर्मी, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल मोरविन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्ट इस्लामिक ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत मुजाहिदीन, हरकत शाम, जमीयतुल इंसार, जहाद तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसल मुजाहिदीन, जमात अंसार, जमात असरूद, जमात नसल, जमातुल अहराज, जमा इस्लामिया, जुंदल अक्सा, जुंदल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर जहांगीर, लिबियान इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट ऑफ अल जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, हमास से लेके जितने भी आतंकवादी संगठन हैं पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले, उनमें एक ही चीज कॉमन है, जो शिक्षा हो रही है, जो टीचिंग हो रही है, क्या हो रही है उसमें, मदरसों की। और भारत में भी बड़े पैमाने पे मदरसे खुल रहे हैं। कोई ऐसे ब्लॉक नहीं है जहां मदरसा नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां मदरसा नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है मदरसा नहीं है।
भारत में सुख शांति के लिए गुरुकुल को खुलना चाहिए, न कि मदरसा को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सरकारों ने जो काम किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने, उन्होंने भारत के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के लिए काम किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि भारत, इसका दुष्परिणाम यह है, भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। स्वतंत्रता का मतलब अब भारत के लोग भारत में शासन करेंगे, लेकिन संप्रभुता का मतलब अब न विदेशी नाम होगा, न विदेशी निशान होगा, न विदेशी परंपरा होगी, न विदेशी रीति रिवाज होगा, सब कुछ भारत का होगा। सच्चाई यह है, अभी सब कुछ विदेशी चल रहा है। और परिणाम क्या है? बहसी मुर्शिद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बनाया, आज तक चल रहा है। मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिहरपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं, भारत स्वतंत्र तो है लेकिन संप्रभु नहीं है। अब राम मंदिर के बाद हमारा लक्ष्य है एक संप्रभु भारत का निर्माण, जहां न विदेशियों का नाम हो, न विदेशियों की निशानी हो, न विदेशियों की परंपरा हो, न विदेशियों की निशानी का मतलब 1660 में औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ तोड़ा, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय को तोड़ा, अहमद शाह ने 1592 में भद्रकाली को तोड़ा, पंडुआ को 1373 में तोड़ा, 1658 में औरंगजेब ने विदिशा को तोड़ा। एक के बाद एक मठ मंदिर तोड़े गए। कौन कहे सरकारों को एक कानून बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए, और यह सरकार का कर्तव्य है। भारत के लोग इसीलिए टैक्स देते हैं। भारत के लोग गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं को पाठ पढ़ाने के लिए टैक्स नहीं देते। भारत के लोग उनका महिमा मंडन करने के लिए टैक्स नहीं देते। भारत के लोग टैक्स देते हैं कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया जाए, भारत में राम राज्य की स्थापना किया जाए। लेकिन उसके लिए जो सामूहिक शक्ति इकट्ठा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसका एक बड़ा कारण था, हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हमारे मठ मंदिर अगर बाहर होते तो मुझे लगता अब तक बहुत काम हो चुके होते। आप जरा सोचिए, आज भी हमारे बच्चों को भगवान राम के पूर्वजों का नाम नहीं पता। उनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का नाम पता है, लेकिन राम के पिता का नाम दशरथ पता है, लेकिन दशरथ जी ने कैसी शासन व्यवस्था स्थापित किया वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मठ मंदिरों में यह शिक्षा हो नहीं पा रही है और सरकार ये शिक्षा दी, सरकारों ने शिक्षा दिया नहीं। आज स्थिति यह है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी के बारे में पता है, राजा मरीज के बारे में नहीं पता, राजा विवस्वान के बारे में पता नहीं, राजा इच्छाक के बारे में नहीं पता, राजा धुंधुमार के बारे में नहीं पता, राजा मानधाता के बारे में नहीं पता, राजा सुसंधि के बारे में नहीं पता, राजा ध्रुवसंधि के बारे में नहीं पता, राजा भरत के बारे में नहीं पता, राजा असित के बारे में नहीं पता, राजा सगर के बारे में नहीं पता, राजा अंशुमान के बारे में नहीं पता, राजा दिलीप के बारे में नहीं पता, राजा भगीरथ के बारे में नहीं पता। रघुकुल रीत सदा चली आई, इतना ही पता है, लेकिन राजा रघु ने कैसे राज किया हमें नहीं पता है। राजा सुदर्शन के बारे में नहीं पता, राजा अग्निवर्ण के बारे में नहीं पता, राजा मरु के बारे में नहीं पता, राजा ययाति के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी पूरी तरीके से, जिस पे
भारतीयकरण नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं अभी पूज्य संत पुण्य सभी संत के सामने एक आग्रह करता हूं, आप सबके आशीर्वाद से 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। आप ही लोगों ने आदेश दिया था अब की बार 400 पार करिए। आज मैं बनारस की पुण्य भूमि से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वो नारा फिर दोहराइए, पूरे समाज में कहिए, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार, अब की बार। और अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी का नाम मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी का निशान मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी की परंपरा खत्म करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? समान शिक्षा लागू करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? हम दो, हमारे दो, सबके दो होना चाहिए। इसके लिए अब की बार 400 पार होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद रहा, आपने चाहा, आप लोगों ने 1984 में 400 पार किया था, अब फिर एक बार 2024 में अब की बार 400 पार करिए। महाराज जी कह रहे हैं चुनाव प्रचार नहीं, मैं भारत का प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को खत्म तभी होगी जब 400 सीट से ज्यादा आपकी बार 400 पार होगा। हमने कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, मनमोहन सिंह को, किसी को 300 सीट, किसी को 400 सीट देख के दिया। होते होते स्थिति ये हो गई, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए ये निश्चित रूप से संत समिति का कार्यक्रम है, यहां संस्कार की बात होनी चाहिए, लेकिन देश बचेगा तो संस्कार बचेगा। इसलिए रामद्रोहियों का सफाया करना बहुत जरूरी है। आपने महाराज जी मुझे बुलाया, मैं संत समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, पूज्य जितेंद्रानंद जी को सादर प्रणाम करता हूं, मंच के सामने और मंच पे सबको प्रणाम करता हूं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सियावर रामचंद्र की